वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी पुस्तक कृतिका के दूसरे अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ प्रस्तुत हूं। पिछले वीडियो में हमने जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को पढ़ा था। शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, यह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है, गुलामी भरी मानसिकता को दर्शाती है। उन लोगों को गुलाम बनाने वालों की नाक की चिंता अधिक थी। वैसे भी भारतीय विदेशियों और विदेशी वस्तुओं के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। सरकारी तंत्र के लोग स्वयं को तथा नौकरी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। पूरे पाठ में बताया गया है। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? अथवा रानी एलिजाबेथ द्वितीय के ऐश्वर्य का वर्णन कीजिए। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी। उसके दर्जी की परेशानी थी कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेगी। यह चुनाव जरूरी था क्योंकि वेशभूषा ऐसी हो जिससे पद की गरिमा झलके और लोग प्रभावित हों। रानी की वेशभूषा में कोई कमी न रह जाए, यही दर्जी की चिंता का मुख्य कारण था। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? नई दिल्ली की कायापलट के लिए निम्न प्रयत्न किए गए होंगे। सड़कों की मरम्मत और चौड़ा करने का कार्य किया गया होगा। राजपथ पर पौधे लगाए गए होंगे। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई होगी। सरकारी भवनों और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई होगी। सार्वजनिक और सरकारी स्थलों की साफ सफाई की गई होगी। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर देखो, आज की पत्रकारिता में चर्चित व्यक्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता, वहीं फैशन के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है जिसे नायक नायिकाएं या खिलाड़ी पहनते हैं। ऐसे समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान देना उचित नहीं है। मुख्य पृष्ठ पर तो जनता को जागरूक करने वाले या ज्ञानवर्धन करने वाले समाचार ही छापे जाने चाहिए। है भाग उसी प्रश्न का। इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की पत्रकारिता का युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह प्रसिद्ध हस्तियों की नकल करने की होड़ में लग जाती है। आम आदमी विशेषकर युवा पीढ़ी में हीन भावना भी जागृत होती है, जबकि धनवान उसी फैशन को अपनाता है। युवा पीढ़ी शिक्षा की ओर से विमुख हो जाती है, फैशन में अधिक रुचि लेती है, स्वयं को इस होड़ में पिछड़ने न देने के लिए अपराध का मार्ग भी अपना लेती है। प्रदर्शन की भावना आ जाने के कारण लक्ष्य पीछे छूट जाता है और युवा पीढ़ी उन्नति की ओर जाने के स्थान पर अवनति की ओर चली जाती है। प्रश्न 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए, क्या प्रयास किए? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि मूर्ति कब और कहां बनी थी, उसका पत्थर कहां से लाया गया था। जब कुछ पता न चला तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर पत्थर की खोज में गया। फिर देश में अपने नेताओं की मूर्तियों की नाक को परखा, यहां तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने लगी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों का भी निरीक्षण किया गया, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में मूर्तिकार ने एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया। प्रश्न 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए कुछ अन्य कथन छांट कर लिखिए। ये आपको पाठ में पढ़कर आप लिख सकते हैं।
ऐसे कुछ कथन निम्नलिखित हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रश्न 7, नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, लिखिए। नाक किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा की प्रतीक मानी जाती है। नाक कटना का अर्थ अपमान होना। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सरकारी अधिकारियों का उसके स्वागत की तैयारियों में जुट जाना उनकी गुलामी भरी मानसिकता को दर्शाता है। लेखक ने भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा बताकर जॉर्ज पंचम के विरुद्ध रोष दर्शाया है। फिर भी सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में जुटे रहे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर करारी चोट है। केवल दूसरों को खुश करने के लिए अपनों को नुकसान पहुंचाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रश्न 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए जब पत्थर नहीं मिला तो नई नाक लगाने के प्रयास में भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की मूर्तियों से नाक लेकर लगाने की बात उठी, पर उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक बड़ी होना मुहावरे का अधिक अर्थ है, अधिक मान सम्मान होना। लेखक इस बात से दर्शाना चाहता है कि जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीयों के मान सम्मान के आगे कहीं नहीं ठहरता। भारतीयों की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ी है। प्रश्न 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर के विषय में केवल इतना छापा, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। प्रश्न 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के दो अर्थ बताए जा सकते हैं। एक तो नई दिल्ली में सब था परंतु जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। दूसरा, नाक न रहना का अर्थ है सम्मान स्वाभिमान न रहना। दिल्ली में सब कुछ था पर अधिकारियों में स्वाभिमान नहीं था। तभी तो मूर्तिकार की बात मानकर अपने नेताओं की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने को मान गए। मानो जॉर्ज पंचम की नाक न होने पर रानी एलिजाबेथ उन सब को फांसी पर चढ़ा देगी। प्रश्न 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा था। अखबार दिन भर में घटित घटनाओं को छापता है परंतु उस दिन न तो कोई उद्घाटन हुआ न सम्मान समारोह हो, तो अखबारों में छपता क्या? प्रत्येक सत्ताधारी अपनी नाक बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहा। सारा कार्य गुप्त रूप से हुआ। स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीयों के स्वाभिमान की बलि चढ़ाना लज्जा की बात थी। अखबारों ने अपना दुख और गुस्सा खबरें न छापकर प्रकट किया। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो पाठ के मध्य से बीच से पूछ लिए जाते हैं। देखो, समाचार पत्रों की जन जागरण में क्या भूमिका होती है? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। समाचार पत्र जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की समस्याओं से जनता को अवगत कराना समाचार पत्रों का मुख्य कार्य है। समाचार पत्रों में आजकल जानी मानी हस्तियों के पहनावे, खान पान की खबरें अधिक छपती हैं, जिससे युवा पीढ़ी मार्ग से भटक जाती है। राष्ट्र को सही दिशा में लाने का कार्य समाचार पत्र ही कर सकते हैं। समाचार पत्रों का कार्य है समाज को जागृत करना, उनके हितों की रक्षा करना। एक धनी व्यक्ति अपने कपड़ों व शानो शौकत पर एक दिन में जितना खर्च करता है उतना खर्च आम आदमी अपने खाने पीने पर साल में करता है। इस धन के अंतर को मिटाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण व्यतीत करता है। वह अपनी शानो शौकत पर एक दिन में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं।
इतने खर्च में एक साधारण आदमी पूरे साल के भोजन का प्रबंध कर लेता है। अमीर गरीब के इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। अमीर लोगों पर अधिक कर लगाकर उसका लाभ गरीबों को दिया जाए। किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले, मजदूरों को उचित वेतन मिले, तो यह अंतर किसी सीमा तक खत्म हो सकता है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में एलिजाबेथ के कपड़ों के विषय में बहुत कुछ कहा गया। क्या किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आज के भौतिकतावादी युग में हम लोगों के कपड़ों से उनके बारे में अपने विचार बना लेते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक महंगे डिजाइनर कपड़े पहनने वाला अच्छा इंसान भी हो। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, कपड़ों से नहीं। आज भी हम गांधी जी को आदर की दृष्टि से देखते हैं। वे एक धोती में ही रहते थे, पर उनके मन में देश और देशवासियों के लिए कुछ करने की भावना थी। साफ सुथरे कपड़े पहने दूसरों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को कौन पसंद करेगा? प्रश्न 4, इंग्लैंड की महारानी के हिंदुस्तान आगमन पर अखबार क्या क्या छाप रहे थे? इंग्लैंड की महारानी के हिंदुस्तान आगमन पर सारे अखबार उन्हीं के विषय में खबरें छाप रहे थे। वे क्या पहनेंगी, उनके दर्जी को क्या परेशानी है, उनकी जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों, खानसामों की तस्वीरें और इंटरव्यू छप रहे थे। यहाँ तक कि महारानी के कुत्तों की फोटो भी छप चुकी थी। प्रश्न 5, जॉर्ज पंचम की नाक को क्या हुआ था? दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। महारानी के आगमन के समाचार के बाद उस मूर्ति की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। देश को गुलाम बनाने वाले जॉर्ज पंचम को कोई देशभक्त पसंद नहीं करता था। कड़े पहरे के बावजूद जॉर्ज पंचम की नाक चोरी हो गई। क्या मूर्ति की नाक के लिए इतना धन व्यय करना उचित था? अधिकारियों ने मूर्ति की नाक को सम्मान का प्रश्न बना लिया था। अंग्रेज चाहे चले गए थे, परंतु लोग अभी भी गुलाम मानसिकता से आजाद नहीं हुए थे। यदि जॉर्ज पंचम की नाक न लगती तो उन्हें अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा था। इसके लिए इतना धन व्यय किया गया। इस धन का उपयोग गरीब लोगों के भले के लिए हो सकता था। प्रश्न 7, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं इत्यादि वाक्यों द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक ने सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया है। सरकारी दफ्तरों में कोई काम ठीक से नहीं होता। कब, कहां, कितना खर्च कर क्या कार्य हुआ, इस बात का स्पष्ट विवरण कहीं कभी नहीं मिलता। सरकारी अधिकारी समय आने पर एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और चापलूसी करने के लिए अनाप शनाप खर्च करने में भी पीछे नहीं रहते। जनता के पैसे का दुरुपयोग कर उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पाठ में निहित व्यंग्य या कहानी का उद्देश्य। इस कहानी में लेखक ने नाक को केंद्र में रखते हुए स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता के बाद भारत में सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की गुलाम मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। लेखक ने जहां भारतीय नेताओं और शहीद बालकों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से अधिक लंबा बताकर उनके प्रति न केवल अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है, अपितु अपनी देशभक्ति की भावना भी प्रकट की है, वहीं जिंदा लोगों में से किसी एक की नाक को जॉर्ज पंचम के नाक के नाप की बताकर यह संकेत भी दिया है कि स्वतंत्र भारत के जिंदा लोगों में देश का अपमान होते देखने के विरुद्ध संकल्प का अभाव है। इसके अलावा कहानी में पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित करते हुए व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी लेखक ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।